जापान में अपराध दर बहुत कम मानी जाती है, लेकिन जब भी कोई गंभीर अपराध होता है तो वो देश भर में हलचल मचा देता है। ऐसी ही एक घटना थी जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है तेत्सुया इचिहाशी की, जिसने न सिर्फ एक बेरहमी भरा कत्ल किया, बल्कि उस कत्ल के बाद महीनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे जापान के लोगों के दिलों में डर भर दिया और लंबे समय तक सुर्खियों में बनी रही। कब हुई थी हत्या? कहाँ की बात है? किस शहर की बात है? हत्या क्यों हुई? कैसे हुआ? किसने किया? प्लानिंग क्या थी? उन लोगों का क्या हुआ? क्या उन्हें सजा हुई? हत्या से पहले कोई कॉल वगैरह धमकी आई थी तो कब और किस दिन? इसी बात पर दोस्तों चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में घुसने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाओगे। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और कहानी में आगे बढ़ते हैं। साल 2007 की बात है, जब जापान के चिबा प्रांत में रहने वाली एक ब्रिटिश महिला लिंडसे एन हॉक की लापता होने की खबर आई। लिंडसे जापान में अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका के तौर पर काम कर रही थी। 26 मार्च 2007 को वह अपने एक छात्र तेत्सुया इचिहाशी से मिलने गई थी, जो उसे अंग्रेजी की ट्यूशन लेने के बहाने अपने अपार्टमेंट बुलाया था। वह आखिरी बार उस दिन देखी गई थी। इसके बाद लिंडसे का कोई पता नहीं चला। जब लिंडसे के लापता होने की खबर पुलिस तक पहुंची तो खोजबीन तेज हो गई। पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन और उसकी आखिरी मुलाकात की जानकारी जुटानी शुरू की। खोजबीन के दौरान पुलिस को यह पता चला कि लिंडसे आखिरी बार तेत्सुया के साथ देखी गई थी। पुलिस ने तुरंत तेत्सुया के अपार्टमेंट पर छापा मारा। 26 मार्च को जब पुलिस तेत्सुया इचिहाशी के अपार्टमेंट पहुंची तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तेत्सुया ने दरवाजा खोला, लेकिन पुलिस को देखकर वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस उसके पीछे दौड़ी, लेकिन तेत्सुया किसी तरह भागने में कामयाब रहा। पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन उन्होंने अपार्टमेंट की तलाशी लेने का फैसला किया। जब पुलिस अपार्टमेंट में घुसी तो उन्होंने वहां जो देखा वह किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। अपार्टमेंट के बाथटब में लिंडसे का शव पड़ा हुआ था। उसका शरीर मिट्टी और रेत से ढका हुआ था और यह साफ था कि उसे मारने से पहले बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। इस बर्बर घटना ने जापान के शांतिपूर्ण समाज को हिलाकर रख दिया था। तेत्सुया इचिहाशी की तलाश अब एक बड़ी चुनौती बन गई थी। वह पुलिस की नजरों से बचकर भागने में सफल हो गया था और उसे पकड़ने के लिए पूरे जापान में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया और पुलिस ने उसकी तस्वीर और पहचान की जानकारी देश भर में फैला दी। लेकिन महीनों तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। इचिहाशी बेहद चालाकी से एक जगह से दूसरी जगह छिपता रहा। उसने अपने रूप, रंग और हुलिये को बदलने के लिए कई बार प्लास्टिक सर्जरी कराई ताकि पुलिस उसे पहचान न सके। उसकी चालाकी और पुलिस से बचने की उसकी कोशिशें उस समय जापानी मीडिया में चर्चा का विषय बन गईं। लोगों में डर और चिंता बढ़ती जा रही थी कि कैसे एक हत्यारा महीनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। तेत्सुया ने अपनी पहचान छिपाने के लिए न केवल अपने बाल और कपड़े बदले, बल्कि उसने चेहरा बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक कराए। पहले उसने दक्षिण जापान के फुकुओका शहर में जाकर खुद को छिपाया। वहां उसने निर्माण कार्यों में मजदूरी का काम किया, जिससे उसे पैसे मिले और फिर इन पैसों से उसने सर्जरी कराने का प्लान बनाया। उसने कई बार अलग अलग शहरों में जाकर सर्जरी कराई ताकि पुलिस उसकी पहचान न कर सके। वह लगातार अपनी जगह बदलता रहा और उसके हुलिये में भी बदलाव आ गया। इससे उसकी पहचान करना और भी मुश्किल हो गया। पुलिस और मीडिया उसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। इस बीच जापान की जनता में भी इस घटना को लेकर गुस्सा और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। करीब 2 साल बाद नवंबर 2009 में तेत्सुया इचिहाशी की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने जिस प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में अपने चेहरे की सर्जरी कराई थी, वहां के स्टाफ ने उसकी शक्ल को पहचान लिया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने उसे ओसाका शहर के एक फेरी टर्मिनल से गिरफ्तार कर लिया, जहां से वह भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी ने आखिरकार इस दिल दहला देने वाले मामले में न्याय की ओर पहला कदम बढ़ाया। तेत्सुया की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। उस पर लिंडसे हॉक की हत्या का आरोप लगाया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान उसने अपने गुनाह को कबूल किया, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने लिंडसे की हत्या जानबूझकर नहीं की थी, बल्कि यह एक दुर्घटना थी। उसने दावा किया कि लिंडसे का गला घोंटने का उसका इरादा नहीं था, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। जांच और सबूतों के आधार पर यह साफ हो गया था कि यह हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी।
टैत्सुया ने लिंडसे को अपने अपार्टमेंट बुलाया, उसके साथ बर्बरता की और फिर उसे मार डाला। उसके बाद उसने शव को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण उसकी साजिश नाकाम हो गई। 2011 में टैत्सुया इचिहाशी को दोषी करार दिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने न केवल हॉकर परिवार को कुछ हद तक न्याय दिलाया, बल्कि जापानी समाज को भी एक राहत दी, जो इस घटना से बेहद आहत था। हालांकि हॉकर परिवार ने इस सजा पर निराशा व्यक्त की और टैत्सुया के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन जापानी कानून के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा ही दी गई। टैत्सुया इचिहाशी की गिरफ्तारी और सजा के बाद भी यह मामला सुर्खियों में बना रहा। जेल में रहते हुए उसने एक किताब लिखी, जिसका नाम था Until I Was Arrested। इस किताब में उसने अपने फरार होने के समय और उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनका उसने सामना किया। किताब में उसने ये भी कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन ये बात हॉकर परिवार और जापानी जनता के लिए किसी सांत्वना की तरह नहीं थी। कई लोगों ने टैत्सुया की इस किताब की निंदा की और कहा कि यह किताब उसकी आत्मग्लानि नहीं, बल्कि उसके पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा थी। ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि अपराध के पीछे की मानसिकता कितनी पेचीदा हो सकती है, और कैसे एक इंसान अपने अपराध के बाद भी खुद को सही ठहराने की कोशिश कर सकता है। टैत्सुया इचिहाशी का यह मामला न सिर्फ जापान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना। इस दिल दहला देने वाले कत्ल ने न सिर्फ जापान के लोगों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि यह सवाल भी खड़े किए कि ऐसे अपराधी समाज में कैसे पनपते हैं। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि समाज, पुलिस और न्यायपालिका के उस संघर्ष की भी है, जिसमें अंततः अपराधी को कानून के शिकंजे में लाया गया। टैत्सुया इचिहाशी आज भी जापान की एक जेल में अपनी सजा काट रहा है, लेकिन उसकी यह कहानी लोगों के दिलों में एक डर और सिहरन छोड़ गई है। लिंडसे हॉकर के साथ हुई इस बर्बरता ने हमें ये भी सिखाया कि इंसानी फितरत कितनी क्रूर और निर्दयी हो सकती है, और कैसे एक खौफनाक कातिल पूरे देश को दहला सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो तो फिर मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वॉइस मुकेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।